वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो का एजेंडा है कि हम इंडियन इकोनॉमी क्लास 12 की सेकेंड यूनिट का लास्ट चैप्टर पिक करें, जो बुक के बेसिस पे 7 चैप्टर बनता है। ठीक है, सो दिस यूनिट कंप्राइज ऑफ 22 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली, बट इसमें से चैप्टर वाइज वेटेज नहीं है। इस चैप्टर से ज़्यादातर वैल्यू बेस्ड करंट इशू रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वो भी सबसे ज़्यादा पिक्टोरियल। पिक्टोरियल का मतलब है आपको एक डायग्राम या एक पिक्चर गिवन होती है रिलेटेड टू अर्थ और सम इन्वायरमेंटल इशू, और आपको उस पर एक शॉर्ट नोट एक्सप्लेन करना होता है। दिस क्वेश्चन इज जनरली आस्क्ड, or there can be one case study type question, or there can be some other indirect questions। ठीक है, तो आज मैंने अपनी वीडियो के अंदर कोशिश की है जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर कर लें, और आपको उसका डिफाइंड आंसर क्या बनता है वो लिख दें। तो मैंने आपके सामने बोर्ड पे क्वाइट विजिबल है कि सारा ही चैप्टर ऑलमोस्ट लिख दिया है, ताकि हमें नोट्स बनाने में इशू ना रहे। तो आई गेट अ साइड, आप उसको लिख लेना एक बार ब्रीफली और गेट अ स्क्रीनशॉट। बट अभी के लिए एक करके इसको कवर करते हैं। दिस इज 50% ऑफ द चैप्टर, इसके बाद 50% नेक्स्ट बोर्ड पे करेंगे। ठीक है, आई ट्राई कि इसको जितना भी हम रख सकूं उतना जल्दी आप इसको रिवाइज कर सको। सो चैप्टर का नाम है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहीं से इसको दो पार्ट्स में बांट देता हूं, एक एनवायरनमेंट और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी के लिए जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है इट इज ऑल अबाउट एनवायरनमेंट, देयर इज नथिंग रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस। वेरी इजी क्वेश्चन। तो एनवायरनमेंट बेसिकली आपके आसपास जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका सम टोटल क्या होता है? एनवायरनमेंट। सो एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ सराउंडिंग्स एंड रिसोर्सेज दैट अफेक्ट आवर एग्जिस्टेंस। वो रिसोर्सेज जो हमारे जीने और मरने को डिसाइड करते हैं, वो सब रिसोर्सेज और जितनी भी सराउंडिंग है उन सबको मिला के क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है बायोटिक जिसे हम क्या बोलते हैं? लिविंग एलिमेंट्स। तो लिविंग एलिमेंट्स का बेसिक मतलब ये होता है कि अगर हम उसको नेचर के भरोसे छोड़ दें तो वो अपने आप ग्रो कर जाए और अपने आप सर्वाइव कर जाए, उसमें ह्यूमन एलिमेंट की जरूरत ना पड़े। जबकि एबायोटिक कौन से होते हैं? जिसके अंदर नॉन लिविंग आते हैं, जो बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के यूज भी नहीं हो सकते, ना ही आप उनको डिवॉल्व कर पाओगे। तो हमारे पास बायोटिक के तीन एग्जांपल्स हैं, तीन या चार। सबसे प्राइम एग्जांपल आता है प्लांट्स और फॉरेस्ट का, देन ह्यूमंस और आइडियल एनिमल्स है, फिश है, बर्ड्स है, ये सब आपके बायोटिक है। एबायोटिक कौन से होते हैं? नॉन लिविंग एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, लैंड और आयरन और एक्सेट्रा, ये सब किसमें आते हैं? एबायोटिक है। दिस इज कंपोनेंट्स एंड डिफाइंड। अब आते हैं फंक्शंस। तो एनवायरनमेंट आपके लिए क्या क्या काम करता है, बेटा स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है अगर मुझे कोई भी आइटम प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल नेचुरली भी अवेलेबल होता है और आप उसको आर्टिफिशियली बना भी सकते हैं, बट अगर आर्टिफिशियली बनाएंगे उसके लिए वापस हमें क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए जो नेचुरली मिल जाए। तो बेसिक कहने का मतलब ये हुआ एनवायरनमेंट का सबसे पहला फंक्शन आता है कि ये हमें रिसोर्सेज देता है प्रोडक्शन के लिए। विच रिसोर्सेज? रेन्यूएबल भी देता है और नॉन रेन्यूएबल भी देता है। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप आता है जितना भी प्रोडक्शन के बाद हम कंजम्पशन के टाइम पर या प्रोडक्शन के टाइम पर वेस्ट जनरेट करते हैं, उस वेस्ट को एब्जॉर्ब भी कौन करता है? एनवायरनमेंट करता है। रिपीटिंग अगेन कि जितना भी वेस्ट हम जनरेट करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में या कंजम्पशन प्रोसेस में, दोनों का जितना भी वेस्ट बनेगा उसका एब्जॉर्प्शन या उसका एक टिपिकल वर्ड होता है एसिमिलेशन, ये भी कौन करता है? एनवायरनमेंट करता है। थर्ड आता है सस्टेन्स लाइफ, मतलब अगर मुझे अपनी लाइफ चलाने के लिए 5 एलिमेंट्स की जरूरत है, जो 5 कोर एलिमेंट्स होते हैं, लैंड, वाटर, एयर एंड फायर, ये सब भी आपको कहां से मिलते हैं? एनवायरनमेंट से मिलते हैं। तो एनवायरनमेंट आपको लाइफ सस्टेन करने में हेल्प करता है। फोर्थ फंक्शन आता है इन सब के अलावा अगर मुझे अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करनी है, जैसे मुझे हिल स्टेशन जाना है, मुझे माउंटेन्स में जाना है, मुझे कहीं बीच पर जाना है, या मुझे स्ट्रीम्स में जाना है, तो ये सब भी कौन प्रोवाइड करता है? एनवायरनमेंट। इसे हम बोलते हैं एस्थेटिक ब्यूटी ऑफ लाइफ या सीनिक ब्यूटी ऑफ लाइफ, वन एंड सेम थिंग। उसको क्या बोलते हैं? एस्थेटिक ब्यूटी। तो पहला क्वेश्चन ये डायरेक्ट आता है बेटा, इनडायरेक्ट इसका कोई रोल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है केस स्टडी में आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कह दे कि आइडेंटिफाई व्हिच फंक्शन इज गिवन है, बी केयरफुल। नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैरिंग कैपेसिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सी कैरिंग कैपेसिटी दो पार्ट्स में आती है। पहला पार्ट कहती है क्या है कि जितना आप रिसोर्स एनवायरनमेंट से निकालोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे, वो रीजनरेशन से क्या होना चाहिए? कम। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहता हूं कि कोल का हमारे पास जो स्टॉक रखा है इस टाइम पर, उसको बनने में से 1 मिलियन ईयर्स लगे, और अगर वो पूरा का पूरा स्टॉक सिर्फ 1000 साल में खत्म हो जाएगा, तो हम क्या कह रहे हैं? आपका रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन रीजनरेशन के रेट से बढ़ गया, जिसकी वजह से कैरिंग कैपेसिटी खराब हो जाएगी। तो हमारा रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या होना चाहिए? कम एज कंपेयर टू रीजनरेशन। फर्स्ट पार्ट। दूसरा होता है जितना वेस्ट हम प्रोडक्शन और कंजम्पशन से प्रोड्यूस करते हैं, वो वेस्ट विद इन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होना चाहिए। अगर आप उसको जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस कर दोगे तो एनवायरनमेंट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, वो वापस आपको रिटर्न कर देगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी।
अब क्या हो, अगर ये दोनों मीट की जा रही है तो हम कहेंगे इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी सही चल रही है। बट इनमें से एक भी कंडीशन आपने पूरी नहीं की या दोनों ही फुलफिल नहीं हो पाई, तो उस केस में हम कहते हैं कि आपने इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी को तोड़ दिया या ब्रीच कर दिया, जिसकी वजह से क्या स्टार्ट हो गया, इन्वायरमेंटल क्राइसिस स्टार्ट हो गया। डन। सो दिस इज कैरिंग कैपेसिटी। दो एलिमेंट्स, एक तो एक्सट्रैक्शन रेट रीजनरेशन से कम होना चाहिए और वेस्ट का एब्जॉर्प्शन वेस्ट के जनरेशन से ज़्यादा होना चाहिए। डन, ये याद रखना। अगर दोनों में से कुछ भी मिस हो जाता है तो आपकी कैरिंग कैपेसिटी भी मिस हो जाएगी और वहीं से आपके इन्वायरमेंटल क्राइसिस स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या ये इन्वायरमेंटल क्राइसिस अभी होने स्टार्ट हुए या पहले भी थे? तो हम इसके लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं सप्लाई डिमांड रिवर्सल। तो हम दो टाइम पीरियड की बात करते हैं, एक बहुत पुराना टाइम और एक करंट टाइम। बहुत पुराने टाइम में पॉपुलेशन का काउंट बहुत कम था, जिसके कारण डिमांड फॉर रिसोर्सेज कम थी बट सप्लाई इंटैक्ट थी, मतलब सप्लाई जितनी आज है उतनी ही सप्लाई उस टाइम पर भी हो रही थी। इसका क्या मतलब हुआ कि जब डिमांड कम थी सप्लाई ज्यादा थी तो कोई भी इन्वायरमेंटल इश्यूज नहीं थे, वेस्ट भी कम था, रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन भी कम था, तो दोनों चीजें मेंटेन चल रही थी। बट अब ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया। रिवर्स होने का क्या मतलब हुआ, पॉपुलेशन के बढ़ते ही डिमांड भी बढ़ गई, सप्लाई तो अभी भी लिमिटेड है। जब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, ऐसी सिचुएशन में आपके रिसोर्सेज का क्या होने लगेगा, या तो ओवर यूज होगा या उन रिसोर्सेज का क्या होगा, मिसयूज, लीडिंग टू इन्वायरमेंटल क्राइसिस। तो हम क्या कह सकते हैं, यस इन्वायरमेंटल क्राइसिस इज अ रीसेंट फिनोमिना जो पिछले 100-200 साल के अंदर हमें देखने को मिले। उससे पहले इन्वायरमेंटल क्राइसिस इस तरीके से नहीं होते थे। ठीक है, अब यहाँ पे दो पार्ट्स आते हैं, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ओवरयूज ऑफ रिसोर्सेज एंड टू एग्जांपल्स ऑफ मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज। ओवरयूज कहते हैं कि वो जिस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है वो पर्पस ठीक है और ये होना भी उसी में यूज चाहिए, लेकिन आप उसको जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे हो। तो उसके दो एग्जांपल्स क्या है, सिंपल से एग्जांपल पहला डिफोरेस्टेशन। देखो पेड़ उग रहा है, ऑब्वियसली बात है कि उसमें फ्रूट है, उसमें वेजिटेबल्स है हमारे पास हर्ब्स में, या फिर से उसका टिम्बर है, आप उन सबको यूज कर सकते हैं, बट उसका एक्सेसिव यूटिलाइजेशन करना वो ओवर यूज है। कि आप उसको जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे हो क्योंकि नेचुरली अवेलेबल, आपको उसके लिए पे करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको अंधाधुंध तरीके से यूज करोगे। ओवर यूज सिंपली सेज पर्पस सही है लेकिन आप उसको जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे हो, जिसकी वजह से रिप्लेशन उसका नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो पहला आ गया डिफोरेस्टेशन। ऐसे ही सेकंड आता है पेट्रोलियम, डीजल या फॉसिल फ्यूल्स, कि जितने भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका एक्चुअल यूज तो यही है कि आप उसको पेट्रोल को, डीजल को एनर्जी के तरीके से यूज करो, पर आप उनको जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे हो जिसके कारण एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। तो यूज करना जरूरी है, उसके बिना सर्वाइवल नहीं है, पर आप उसको जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे हो जिसके कारण कंसर्न है। ठीक है, तो दो पार्ट्स है। नेक्स्ट आता है मिसयूज। मिसयूज ये कहते हैं कि जिस पर्पस में यूज हो रहा है वो गलत है, वो उस पर्पस के लिए नहीं बना। एग्जाम्पल से रिवर्स यूज फॉर वाटर डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल। इसका क्या मतलब हुआ कि जितना भी वेस्ट जनरेट होता है इंडस्ट्रीज के अंदर वो सारा सीवेज पाइप से होते हुए पानी के अंदर चला जाता है। क्या रिवर्स उस वेस्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए बनी है? नेचर ने आपको इसलिए प्रोवाइड किया नहीं। इट इज जस्ट प्रोवाइडेड फॉर फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर और नेविगेशन और सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज, पर आप उसके अंदर वेस्ट डिस्पोज कर दो और उसको वापस से प्रोसेस को स्टार्ट कर दो, ये गलत है। तो ये रिवर्स का क्या हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, ओवर यूज हो रही है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है ओजोन डिप्लीशन, कि ओजोन जो बनी हुई है एनवायरनमेंट में वो आपकी अर्थ की, ग्लोब की प्रोटेक्शन के लिए बनी हुई है कि यूवी रेज उसमें एंटर ना कर सके, पर हम उसको अपने दूसरे पर्पसेस में मिसयूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एयर कंडीशनर्स यूज कर रहे हैं, एरोसोल प्रोपेलेंट्स यूज कर रहे हैं, मतलब डीओस, डिओड्रेंट्स, कूलिंग एजेंट्स ये यूज कर रहे हैं, तो इन सब से सीएफसी निकलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में जाके रिएक्ट करते हैं और ओजोन को वहां से डिप्लीट करते हैं। विच मीन्स ओजोन का पर्पस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, पर हम उसको गलत तरीके से यूज करके डिप्लीट कर रहे हैं। डन, दिस इज मिसयूज। लास्ट आता है पोचिंग। एनिमल्स की स्किन, एनिमल्स के क्लोज, पंजे, उनके दांत, जैसे हाथी दांत होते हैं, इन सबको हम अपने पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं जबकि वो इस पर्पस के लिए नहीं है इन्वायरमेंट में या नेचर में, पर हम उनको गलत तरीके से यूज कर रहे हैं ताकि अपने रेवेन्यू को बिल्ड कर सकें। दिस इज वेरी रॉन्ग। तो यहाँ पे ये पॉइंट मिसयूज कर सकते हैं। सो दिस इज वन साइड ऑफ द बोर्ड। तीन क्वेश्चंस डन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आते हैं, कैरिंग कैपेसिटी, कैन बी आस्क्ड केस स्टडी टाइप क्वेश्चन, और ये भी 3 मार्क में जनरली पूछ लेते हैं, बी केयरफुल। ठीक है, आई हैव ट्राइड कि मैं तीनों एनसीईआरटी क्वेश्चंस ही लिख करूं, 4 हो गए इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट। तो सी दिस क्वेश्चन इज वेरी बेसिक कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के कॉजेस क्या हैं और आप उनको कैसे मिटिगेट कर सकते हो या कम कर सकते हो। बहुत बेसिक टॉपिक है, लेकिन अब जब मैं आपको रैंडम बोल दूं कि आप इसको बताओ, तो आप इस केस में क्या करोगे, जो हमने 5th 6th 7th 8th में पढ़ा हम वही पॉइंट्स लिखने की कोशिश करते हैं कि हमें 3 आवर्स यूज करने चाहिए, रिड्यूस, रिप्लेस और रीयूज वाला। जैसे ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि 3 आवर्स का प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले क्या आएगा, तो इसको पढ़ लेना। ठीक है, ध्यान से। ये मैंने किसी के पेपर में देखा था, बट हम कॉमनली यूज नहीं करते हैं, अब 8th 9th में करते थे तो हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आता है क्वेश्चन कि आप इसमें क्या आंसर लिखोगे, तो इसमें इलॉजिकल,
वो छोटी क्लास वाले टाइप के एग्जाम्पल्स मत लिखो, स्टैंडर्ड अपने 12th के अकॉर्डिंग लिखो, उसके अंदर क्या एग्जाम्पल्स बनते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको कोजेस लिखने हैं तो हर प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कोज क्या होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जबकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये समझा, पहले वाली वीडियो मतलब जो इंडिया चाइना पाकिस्तान का कंपैरिजन था, कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज नो मोर अ कंसर्न फॉर इंडियन इकोनॉमी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज जो आज की डेट में वो है तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से, हम उसको लायबिलिटी ना ट्रीट करें, बस ये कहा था हमने ना, तो है तो प्रॉब्लम उसी की वजह से। तो सबसे पहला कोज आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि जरूरत से ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से रिसोर्सेज का यूसेज बढ़ गया, हेंस डिमांड बढ़ गई तो एक्सट्रैक्शन भी बढ़ गया। सेकंड, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जितने ज्यादा लोग बढ़ते जा रहे हैं उतनी डिमांड्स भी बढ़ती जा रही है इन आइटम्स के लिए, जिसके कारण और भी ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, लीडिंग टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। थर्ड आता है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन ये कहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा शहर बसा रहे हो। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन बेसिकली कोज एंड इफेक्ट में चलते हैं, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो अर्बनाइजेशन भी होगा, जायज है। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको डिफोरेस्टेशन की तरफ नहीं लेके जाता, इंडस्ट्रियलाइजेशन मोर एंड मोर पोल्यूशन की तरफ या मोर एंड मोर लाइक रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन की तरफ लेके जाता है। जबकि अर्बनाइजेशन आपको कहाँ लेके जाता है, जनता को बसाने के लिए लैंड चाहिए, वो लैंड कहाँ से आएगा, फॉरेस्ट काट के। तो अर्बनाइजेशन की जब भी बात आती है तो ये याद रखना, वो हमेशा डिफोरेस्टेशन की तरफ टारगेट करता है। सेकेंडली, कंजम्पशन को बढ़ाने की तरफ टारगेट करता है, और उसके साथ साथ फ्यूल की थ्रू इन्वायरमेंट को एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन इन सब के इश्यूज क्रिएट करता है, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट आता है एफ्लुएंस ट्रैप। इस चैप्टर की मेरी फेवरेट टर्म है एफ्लुएंस ट्रैप। ये क्या होता है, देखो एफ्लुएंस ये कहता है, मेरे पास सपोज कर मिस्टर एक्स के पास सपोज करते एक लग्जरी कार है, उनके पास एक BMW है। क्या वो BMW को पेट्रोल पे, डीजल पे या CNG पे, किस पे चलाएंगे? ऑब्वियसली बात है, मतलब इतनी लग्जरी कार है तो व्हाई वुड ही ऑप्ट फॉर CNG? कंपनी फिट नहीं आती ऑब्वियसली, लेकिन अगर वो बाहर से भी लगवाना चाहे तो वो नहीं लगवाएगा। क्यों नहीं लगवाएगा? क्योंकि लग्जरी ट्रैप ये कहता है, एफ्लुएंस ट्रैप ये कहता है कि जब आप एक लिमिट से ऊपर चले जाते हो इनकम लेवल में, तो आपका पैटर्न ऑफ कंजम्पशन, पैटर्न ऑफ डिमांड इस तरीके से चला जाता है कि आपकी छोटी छोटी आइटम्स भी क्या करती है, इन्वायरमेंट को डिग्रेड करती है। सो दिस सिंपली सेज, अगर आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाना है और यू आर यूजिंग योर पर्सनल व्हीकल, जबकि उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, बट आपके एफ्लुएंस की वजह से, इनकम रुतबे की वजह से आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जा सकते क्योंकि आपका वो स्टैंडर्ड नहीं है, तो उसके कारण भी इन्वायरमेंट क्या होता है, डिग्रेड होता है। देन दिस इज एफ्लुएंस ट्रैप। देन पोचिंग एंड एनरोचमेंट, नेम से क्लियर है, पोचिंग का मतलब इलीगल किलिंग ऑफ फ्लोरा, ये फोना आता है कि आप एनिमल्स की हंटिंग कर रहे हो सिर्फ उनके टस्क, दांत के लिए, स्किन के लिए, बोन्स के लिए एंड सो ऑन। और एनरोचमेंट का मतलब होता है जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है जिसके अंदर बहुत प्रिजर्व किए हुए फॉरेस्ट लैंड्स हैं, आप उसको इलीगल तरीके से वहां पे जाके कटिंग और चॉपिंग कर रहे हैं। डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट सिंपली सेज कि करंट वर्ल्ड वाइड सिनेरियो क्या चल रहा है कि हर डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड कंट्री को ब्लेम करती है कि जो भी इन्वायरमेंटल क्राइसिस है वो तुम्हारी वजह से है। जैसे से फॉर एग्जांपल इंडिया यूएसए को एक्यूज कर सकते हैं कि तुमने जो पिछली सेंचुरी में डेवलपमेंट कर ली इतनी ज्यादा, उस टाइम पे जो तुमने इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर दिया उसका नतीजा हम आज भुगत रहे हैं। एक तो ये, तो उसके लिए तुम ज्यादा पैसे दो उसको रेक्टिफाई करने के लिए। यूएसए इंडिया को एक्यूज ये कह के कर सकते हैं कि तुम डेवलपमेंट कर रहे हो इस टाइम पर तुम्हारे प्रोसीजर्स सस्टेनेबल नहीं है, जिसके कारण इन्वायरमेंट ज्यादा डिग्रेड हो रहा है, हमसे भी ज्यादा डिग्रेड हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए तुमको ज्यादा पे करने की जरूरत है। तो यहाँ पे एक दूसरे पे ब्लेम गेम चल रहा है क्योंकि हर कोई डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट प्लान कर रहा है, कोई भी कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट प्लान नहीं कर रहा, ठीक है। इसके लिए कुछ पार्ट ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे COP30, COP29, पेरिस एग्रीमेंट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है, काफी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई थी ताकि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। पर अभी रिसेंटली यूएसए ने काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन से बैक ऑफ कर लिया जिसकी वजह से मतलब उनकी लीगल वैलिडेशन ही खत्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा अनसस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न। इसका क्या मतलब है कि जो भी हम कंज्यूम करते हैं, जिस भी तरीके से हम कंज्यूम कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो पैटर्न ही अनसस्टेनेबल है। अनसस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि आप उसको गलत तरीके से कर रहे हो जिससे इन्वायरमेंट बहुत नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। एग्जांपल सिंपल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का है कि अगर मुझे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाना है, देयर आर वेरियस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस अवेलेबल, बट स्टिल मैं तब भी अपनी पर्सनल व्हीकल में जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरी गलती है क्योंकि मेरा कंजम्पशन पैटर्न क्या हो चुका है, अनसस्टेनेबल हो चुका है। अब इसको कंट्रोल कैसे करें? तो सबसे इजी है पॉपुलेशन कंट्रोल करो। सेकंड, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करो, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी सेटअप किया था सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे इन्हीं की एक छोटी बॉडी SPSC भी सेटअप हुए थे, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिनका काम ये था कि वो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और स्पेसिफिकली ये तो बट नॉइज पोल्यूशन ऐसा इनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और इनको जितना हो सकता है उतना रिड्यूस करेंगे, ठीक है। 1974 में इनका संगठन हुआ था, सेटअप हुआ था, और ये कितना इफेक्टिवली काम करते हैं आप इसके बारे में ब्रीफ पढ़ सकते हैं।
स्मार्ट सिटीज की डेवलपमेंट की जरूरत है जिसके अंदर सस्टेनेबल प्लानिंग की जाए, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लान किया जाए, सनरूफ प्लान की माय बैड सोलर पैनल्स प्लान किए जाए ताकि आपकी पैटर्न ऑफ लिविंग और पैटर्न ऑफ कंजम्पशन को इंप्रूव किया जा सके। बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम एक स्कूल बिल्डिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारे विंडोज होने का, काफ़ी सारे विंडो प्लेन्स होने का क्या फ़ायदा होता है कि नेचुरल सनलाइट इतनी आती है कि आपको उसके अंदर आर्टिफिशियल लाइट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अगर विंडोज ओपन है तो एयर ही इतना होगा कि आपको उसके लिए अलग फैन, एसी, रेफ्रिजरेटर इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट करंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या होता जा रहा है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स एयरेटेड स्कूल्स, क्लोज्ड एंक्लोजर्स के अंदर एसीज लगाना, सेंट्रलाइज्ड एसी करना, क्योंकि बच्चों को लग्जरी चाहिए। सो दिस इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि स्कूल्स ही हैं जो फाउंडिंग स्टोन बन सकते हैं जो आपको ये चीज प्रोवाइड कर सकते हैं। बट सीइंग करंट क्लाइमेट यहाँ पे ये नेसेसिटी बनता जा रहा है, ठीक है। लॉ एनफोर्समेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बनती है बेटा। लॉ एनफोर्समेंट ये कहते हैं, देखो मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, आपने भी पढ़ी होगी होपफुली, 11th क्लास इंग्लिश एक चैप्टर था एलियन प्लैनेट के नाम से, रिटन बाय नानी पार्टीवाला। वन स्टेटमेंट ही सेड एंड इट इज स्टिल विद मी, मेरे को वो भी अच्छी लगती है और मुझे हमेशा याद रहती है। इट इज लॉज आर नीदर एनफोर्स्ड नॉर रिस्पेक्टेड इन इंडिया, व्हिच मींस कि लॉज को ना ही इंडिया के अंदर एनफोर्स किया जाता है, ना ही उनको रिस्पेक्ट किया जाता है अनटिल और अनलेस उनके अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट पनिटिव एक्शन ना लिया जाए। सो दिस इज द केस कि जब तक आप लॉ की इन्फोर्समेंट ना करो, वो भी रिगरस तरीके से, जैसे कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है या इसके जैसे जितने भी एक्ट्स हैं, जब तक उनको रिगरस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, लूपहोल्स को इरेडिकेट नहीं करेंगे, तब तक एनवायरमेंट के लिए प्रोटेक्शन करना बहुत ही मुश्किल है। एक ये बीच में स्किप हुआ बेटा, रैशनल डिसीजन मेकिंग एंड सोशल अवेयरनेस नाम से क्लियर है कि आप डिसीजन मेकिंग जो करो वो सोच के करो कि क्या हमें इसकी जरूरत है या नहीं है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वेरी सीरियस इशू जो हर स्टेट गवर्नमेंट और हर कंट्री की गवर्नमेंट के लिए इशू है कि कंट्री का जितना भी सॉलिड वेस्ट है उसको मैनेज करना बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हम दिल्ली के अंदर गार्बेज इशू देखते हैं या फिर पूरी पैन इंडिया में देखते हैं, वहाँ पे आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विद नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब जो आज तक हम कन्वेंशनल रिसोर्सेज यूज कर रहे थे, कन्वेंशनल कौन से होते हैं जो बड़े सालों से यूज होते आ रहे हैं, और जो नॉन रिन्यूएबल थे उनको रिप्लेस कर दो विद जो रिन्यूएबल है और जो नॉन कन्वेंशनल। फॉर एग्जांपल कन्वेंशनल का मतलब होगा पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस और ये सब चीजें, जबकि नॉन कन्वेंशनल क्या होंगे, सोलर एनर्जी हो सकता है, विंड एनर्जी हो सकता है, हाइड्रो एनर्जी हो सकता है। ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं। वैसे तो हाइड्रो एनर्जी भी हम काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, तो जो ये है ये टाइम पे डिपेंडेंट है। कन्वेंशनल मतलब जो अभी तक करके आ रहे थे, नॉन कन्वेंशनल जो अब से करेंगे, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल आज भी थे, कल भी हैं, परसों भी रहेंगे। रिन्यूएबल का मतलब जो बार बार रिन्यू होते जाएंगे, ठीक है। तो हम एक लिंकिंग के लिए कर सकते हैं, कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल होते हैं और नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल होते हैं, ठीक है। कंटिन्यूइंग विद द लास्ट टू क्वेश्चंस, एक्सप्लेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स ऑफ है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है क्योंकि एनसीईआरटी की है। अभी है देखो अपॉर्चुनिटी, इसको एक्सप्लेन करने के 3 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, इसको इसी पैटर्न में एक्सप्लेन करना। फर्स्ट, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताओ क्या होता है कि मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, एक चूज करूं तो दूसरा जो सैक्रिफाइस हो गया उसकी जो वैल्यू है वो मेरी इसकी क्या बनी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको पाने के लिए मैंने क्या छोड़ दिया, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट से सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि से एयर पोल्यूशन से मुझे रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो रही है, या फिर से हम मानते हैं वाटर पोल्यूशन से मुझे स्टमक इश्यूज हो रहे हैं। ये सारे क्या होते हैं, नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स हैं। अब इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, देखो जाहिर सी बात है, मैं कंट्री की एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, मैं नहीं, गवर्नमेंट से क्लीन गंगा मिशन है या एयर प्योरीफायर्स हैं, इन सब के ऊपर 100, 500, 1000 करोड़ खर्च कर दें। अगर यही फंड यहाँ पे खर्च ना होकर कहीं और वाइजली यूज होता, जो कंट्री की पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन को टैकल करने में यूज होता, तो वो चीजें हमारे लिए ज्यादा प्रायोरिटी पे आती है ना। तो दिस इज द केस कि जो नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स हैं इनको ठीक करने में, इनको प्रोहिबिट करने में, इनको प्रिवेंट करने में या इनको क्योर करने में जो हम खर्च कर रहे हैं, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उसको हम कहीं और भी यूज कर सकते थे जो कंट्री के लिए ज्यादा सीवियर इश्यूज है। तो ये कॉस्ट हमारे लिए क्या काफी हाई है। अब इसमें फॉर एग्जांपल लेते हैं कि से फॉर एग्जांपल आपको जितना भी हेल्थ के ऊपर खर्चा करना पड़ रहा है, से रेस्पिरेटरी डिजीज को ठीक कराने के लिए जो मैं मेडिसिन पे खर्च कर रहा हूँ, या उसकी वजह से मेरी लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ खत्म हो रही है, एक्सपेक्टेड लाइफ जो होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेसिकली वो कम हो रही है, या फिर मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा अपनी जॉब में, अपनी डेली वर्क लाइफ में, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही है। तो ये सब क्या है, उस नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये कहीं पे हम पैसे में पे नहीं कर रहे, लेकिन स्टिल इसकी वजह से ये हो रही है जिसके कारण हमें लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। So these are the negative environmental impacts of opportunity cost. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लीज इस पे आ जाता है। लास्ट पे आते हैं इंडियन इकोनॉमी पोजेस अ डायकोटोमी। डायकोटोमी दो वर्ड से बना हुआ है, एक डाई व्हिच मींस टू, कॉटोमी में इकोनॉमी वर्ड आता है। तो दो पैरेलल इकोनॉमीज हैं जो दोनों साइड बाय साइड पैरेलल चलती हैं।
तो इससे क्या फर्क पड़ा? इससे फर्क ये पड़ा, हम ये कहते हैं कि बेटा कंट्री के अंदर जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज है, लैंड डिग्रेडेशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सब कुछ दोनों मिलकर करते हैं। रिच भी कर रहे हैं तो पुअर भी कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ रिच करते हैं पुअर नहीं करते, या सिर्फ पुअर करते हैं रिच नहीं करते, दोनों पैरेलली करते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डायकोटोमी। कैसे करते हैं? देखो, रिच के लिए तो हमने अभी पढ़ा एफ्लुएंस ट्रैप वाला कि जितना ज्यादा आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जाएगा उतनी डिमांड फॉर रिसोर्सेज और उतना ही एयर पोल्यूशन और उतना ही वेस्ट डिस्पोजल बढ़ता जाएगा, तो इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पुअर की बात करते हैं तो वो कैसे करते हैं? क्योंकि उनके पास एक अच्छा पैस्चर लैंड नहीं होता तो ओवरग्रेजिंग हो जाती है, मतलब कैटल्स और इन सबको यूज करते हैं वो लार्ज स्केल पे लाइफ स्टॉक को, जिसकी वजह से उनको सर्वाइव कराने के लिए ओवरग्रेजिंग करा देते हैं कभी कभी, जो लैंड डिग्रेडेशन का प्राइम रीजन है। ठीक है, सेकंड आता है रिवर पोल्यूशन, कपड़े भी वहीं पे धोना या बर्तन धोना या फिर से घर का वेस्ट उसमें डिस्पोज कर देना, ये सब किसमें आता है? रिवर पोल्यूशन। नेक्स्ट आता है डिफोरेस्टेशन, कि अगर आपको फ्यूल वुड चाहिए, मतलब खाना पकाने के लिए लकड़ियां चाहिए, तो वो डिफोरेस्टेशन का पार्ट है, लीडिंग टू एयर पोल्यूशन। अब इसके अगेंस्ट क्या ऑप्शन है? एलपीजी है, बट एलपीजी महंगा पड़ता है प्लस परचेज करना पड़ेगा, तो वहां पे आपके लिए इजी सब्स्टिट्यूट क्या बनता है? फायरवुड ले आओ जंगल से। थर्ड फोर्थ आता है लैंड डिग्रेडेशन बाय वेस्ट डिस्पोजल, कि वहां पे पिट्स बना के उसके अंदर डाल देना या खुले में कचरा डाल देना, ये सब रीजंस है जिसके कारण पॉवर्टी की एनवायरनमेंट को डिग्रेड करती है। सो दीस वर प्राइम 6 क्वेश्चंस। I am moving on to next last question which is very important from this chapter, sustainable development and its practices. उसके अलावा इस चैप्टर के अंदर ना बेटा काफी सारे शॉर्ट नोट्स हैं, फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन पे, वाटर पोल्यूशन पे, नॉइज पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, लैंड डिग्रेडेशन, एंड देन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे आता है, देन आपका आता है डिफोरेस्टेशन पे आता है। ये सारे कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, हम सब कुछ कवर नहीं करेंगे क्योंकि उनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, एंड आई डू नॉट वांट कि मैं उनके चक्कर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्किप कर दूँ। वो इंपॉर्टेंट है नो डाउट, बट 2 to 3 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट 3 आते हैं मेरे अकॉर्डिंग। फर्स्ट इज योर ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, एंड देन थर्ड वन इज लैंड डिग्रेडेशन। इसके अलावा और भी है, जैसे से आप डिफोरेस्टेशन पढ़ सकते हो, बड़ा कॉमन इजी सा टॉपिक है जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग में ही कवर कर लेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वो भी इसी के अंदर कवर हो जाएगा, तो मैं 3 कराऊंगा, बेस्ड ऑन दीस 3 आप इजीली बाकी सब भी लिख सकते हो। ठीक है, बट एयर पोल्यूशन का इन डिटेल पढ़ लेना कि कैसे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सीपीसीबी बनाया गया, तो इसका फंक्शन क्या होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस चैप्टर का सबसे क्रूशियल क्वेश्चन 100% इट विल बी देयर इन योर एग्जाम, तो ये टिप्स पे होना चाहिए। देन अभी होता है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ इतना कहता है कि आप आज की जनरेशन की डिमांड्स को मीट करेंगे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशंस नीड्स। मतलब आज सारे रिसोर्सेज यूज कर दो ताकि फ्यूचर में बचेंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। आज रिसोर्सेज को ऐसे यूज करो कि फ्यूचर के लिए कम से कम उतने हो जितने आपके पास थे। ठीक है, इसको हम इंटर जनरेशनल इक्विटी भी बोलते हैं, कि 2 जनरेशंस के बीच में एक इक्वल बैलेंस बना के चलने को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है कि व्हाट आर इट्स स्ट्रैटेजीज, इसकी स्ट्रैटेजीज क्या क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेटा छोटे 6 मार्क या 5 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्ट्रैटेजीज का मतलब ये होता है कि आप क्या क्या स्टेप्स लेके सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान कर सकते हो, जिसमें हमारे पास 5 से 6 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करें कन्वेंशनल के अगेंस्ट। कन्वेंशनल होते जो आज तक करते आ रहे थे उनको छोड़ के अब नॉन कन्वेंशनल यूज करें। फॉर एग्जांपल सोलर हो सकता है सबसे कॉमन, आपके लिए विंड हो सकता है, थर्मल हो सकता है, जियोथर्मल, ओशनिक हो सकता है, टाइडल हो सकता है, एंड सो ऑन, जो इन्वायरमेंट को डिग्रेड नहीं करते हैं। फर्स्ट पार्ट। सेकंड, आप क्लीनर फ्यूल्स यूज करो, फॉसिल फ्यूल्स में पेट्रोल डीजल को छोड़ के यू शुड मूव टुवर्ड्स क्लीनर फ्यूल्स, जो 2 जगह होते हैं, डोमेस्टिक में एलपीजी और कमर्शियल में सीएनजी। थर्ड आते हैं मिनी हाइडल प्लांट। मिनी हाइडल प्लांट छोटी डैम की तरह होते हैं जो बड़ी डैम की तरह बड़े बड़े शहरों तक इतनी दूर तक केबल्स के थ्रू बिजली नहीं पहुंचाते, आसपास के इलाकों को इरिगेशन और बिजली की खपत पूरी करा देते हैं। तो मिनी हाइडल आपके एनवायरनमेंट को डिग्रेड नहीं करते। फोर्थ हमारे पास आते हैं ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस विच सेज कि जो हमारे कंजम्पशन और प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स है वो आज की डेट में सस्टेनेबल नहीं बचे, बट जो आज से 25 30 50 साल पहले की प्रैक्टिसेस थी वो ज्यादा ट्रेडिशनल थी। ट्रेडिशनल मतलब वो इन्वायरमेंट को पूछते थे या इन्वायरमेंट को इकट्ठा लेके चलते थे, जिसके अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है आयुष का। जिसके अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल बेटा आयुष का आता है। ये इंडियन मेडिकल सिस्टम है जिसके अंदर 6 सिस्टम्स आते हैं। ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, एक्स से होम्योपैथी, और एक मिसिंग है एन। एन साइलेंट काइंड ऑफ मान लो, उसको बोलते हैं नेचुरोपैथी। तो इंडियन मेडिकल सिस्टम है, हमारी गवर्नमेंट ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है, जो नेचुरली हर्ब्स और इन सब को यूज करता है, जो किसी भी तरीके से केमिकल कंपोनेंट्स को यूज नहीं करता जो एनवायरनमेंट को डिग्रेड करे। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग प्लान की जाए, जो हर तरीके से केमिकल फ्री फार्मिंग होती है, इसके अंदर
बायोपेस्ट यूज होता है, पेस्टिसाइड यूज नहीं होते जो केमिकल बेस्ड होते हैं। जैसे आप रोडेंट्स यूज करो, स्नेक है, रैट्स हैं जो इंसेक्ट को ढूंढ ढूंढ के खा लेते हैं, पीकॉक्स हैं, लिजर्ड्स हैं, इनको खेतों में छोड़ो जिससे आपको पेस्टिसाइड यूज करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही सारे पेस्ट को खत्म कर देंगे। नेक्स्ट आता है ग्रीन मैन्योर फर्टिलाइजर्स की जगह, हर्बिसाइड्स जो नीम बेस्ड होते हैं जो कहीं पे एनवायरनमेंट को डिग्रेड नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन कंट्रोल, जनरल है कि आपको कंट्री के अंदर अवेयरनेस स्प्रेड करने की जरूरत है ताकि रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर थोड़ा कम हो सके। लास्ट इज 3 रिड्यूस, रीयूज एंड रिप्लेस। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और आता है, इंडिया हैज अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज सब्सटेंशिएट। सब्सटेंशिएट का मतलब होता है ऐसा डाटा दो जिससे हमको ये प्रूव हो जाए कि हाँ एनवायरनमेंट के पास, इंडिया के पास काफी ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है। तो इंडिया के एनवायरनमेंट के पास एक रिच फर्टाइल सॉइल अवेलेबल है जिसमें एलुवियल सॉइल आती है और एक ब्लैक सॉइल आती है। बिसाइड्स दीस टू सॉइल्स हमारे पास प्लेंटी ऑफ सॉइल्स और भी हैं, बट सबसे ज्यादा फर्टाइल ये दोनों सॉइल्स हैं। सेकंड, प्लेंटी ऑफ रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो पूरी कंट्री के ड्रेनेज सिस्टम को संभालती हैं। थर्ड, बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे फॉरेस्ट एरियाज हैं जो आपको नेचुरली फॉरेस्ट एरिया प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, काफी सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं अलोंग विद लार्ज स्केल टिम्बर। नेक्स्ट आता है मिनरल डिपॉजिट्स जो हमारे छोटा नागपुर प्लेट्यू और मालवा प्लेट्यू में अवेलेबल है। तो इंडिया के पास वर्ल्ड के 20% से भी ज्यादा आयरन ओर की रिजर्व्स हैं। माउंटेन्स जिसमें आप मिनी हाइडल प्लांट्स लगा सकते हो जो आपको कहीं ना कहीं इरिगेशन में और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हेल्प करते हैं। तो ये सब है इंडिया के पास जिससे हम कह सकते हैं कि इंडिया में अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। लास्ट पार्ट पे आते हैं, दीज आर शॉर्ट नोट्स। तो मैंने आपके लिए 3 शॉर्ट नोट्स नोट डाउन किए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट अगर आप ये 3 प्राइमरी कर रहे हो तो बाकी सब आप इजीली लिख सकते हो। जिसमें सबसे पहला आता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल मतलब अर्थ, वार्मिंग का मतलब है एवरेज का धीरे धीरे बढ़ जाना टेम्परेचर का। तो जब पूरी वर्ल्ड का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगे उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्यों होता है? ये ग्रीन हाउस गैसेस के ट्रैप होने की वजह से होता है, जो प्रोड्यूस हो गई पर ना एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब हुई ना ही वो एनवायरनमेंट के बाहर गई, तो वो एनवायरनमेंट के अंदर ट्रैप हो गई। ये कौन सी होती है ग्रीन हाउस गैसेस? लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन या फिर वाटर वेपर्स। ये सारे कुछ आपकी ग्रीन हाउस गैसेस है जो आपके एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ये क्यों हो रही है? सी कार्बन डाइऑक्साइड और इन सबको एब्जॉर्ब करने का काम फॉरेस्ट का है, उसको तो हमने क्या कर दिया? डिफॉरेस्टेशन। तो एक रीजन आता है डिफॉरेस्टेशन, ये प्रोड्यूस किस में होती है? जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं। थर्ड, एनिमल वेस्ट के अंदर मीथेन प्रोड्यूस होती है और उसके साथ साथ पॉपुलेशन का बढ़ जाता है। तो इन सबसे फर्क क्या पड़ता है? जब ग्लोब का, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है तो सबसे पहले आइस क्या करती है? मेल्ट करती है। तो ग्लेशियर्स पे आइस मेल्ट होने की वजह से वाटर का सी लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लीडिंग टू फ्लड्स इन कोस्टल एरियाज। अब जब ग्लेशियर्स ही नहीं होंगे तो जो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, सही पोलर बियर्स हैं या उस टाइप के जितने भी एनिमल्स हैं, वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। एंड लास्टली क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, मतलब सर्दी में टेम्परेचर बहुत गिरता जा रहा है और गर्मियों में टेम्परेचर बहुत बढ़ता जा रहा है। तो क्लाइमेटिक वेरिएशन जरूरत से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सेकेंड आता है बेटा लैंड डिग्रेडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो लैंड डिग्रेडेशन ये कहते हैं कि आपकी सोइल की क्वालिटी में, वाटर की क्वालिटी में, या फिर से आपकी लैंड की ही क्वालिटी में एक डेटराइजेशन में डिप्लीशन आ रहा है, जिसके कारण अब आप उसको कल्टीवेट नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे बैरन लैंड होता जा रहा है। इसके प्राइम रीजंस आते हैं पेपर में स्पेसिफिकली, जिसमें सबसे पहला रीजन डिफॉरेस्टेशन है, देन आता है बेटा ओवरग्रेजिंग, देन इट इज वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग होता है एक जगह पानी को जरूरत से ज्यादा खड़े रखना, जिसकी वजह से उसका एल्कलाइन नेचर हो जाता है, उसके जितने भी सोल्ट्स होते हैं वो सॉइल के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कि आपने इधर प्रोड्यूस किया, उसको काटा, यूज किया, आगे चल दिए। अब इस लैंड की केयर करने वाला कोई नहीं, तो ये लैंड धीरे धीरे बैरन हो जाएगा, खराब हो जाएगा। फर्टिलाइजर्स का ओवर यूज, जो धीरे धीरे सॉइल के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स या नेचुरल केमिकल्स के साथ छेड़छाड़ करता है। लास्ट इज ओजोन डिप्लीशन, कि जो हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर में एक ओजोन की लेयर है जो आपके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम यूवी रेज, जो सन से डायरेक्टली अर्थ पे एंटर करती है, उनको प्रिवेंट करती है या फिर उनको रोकती है, जिसकी वजह से आपको स्किन डिजीजेस नहीं होती थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है? डिप्लीट। जो एंटार्क्टिका के ऊपर एक सर्कल धीरे धीरे वाइडन हो रहा है, उसका रीजन क्या है? सबसे ज्यादा CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स, कूलिंग एजेंट्स या फिर से एसीज में मिलते हैं ज्यादातर, रेफ्रिजरेटर्स और एसीज में, यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, जो अननेसेसरी ऊपर जाकर ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं और उसको वहां से डिप्लीट कर देते हैं, लीडिंग टू एंट्री ऑफ यूवी रेज, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है और क्या कॉज करती है? रेस्पिरेटरी डिजीजेस, स्किन कैंसर, उसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन, और उसके साथ साथ आपके प्लांट्स को हार्म करते हैं, जिसके कारण आपका एनवायरनमेंट धीरे धीरे इशू फेस करता जाता है। अगर आपको पिक्चर आती है और उसे आइडेंटिफाई करना होता है कंसेप्ट, तो अगर आपको वहाँ पे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, इट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, आप जनरल लिख सकते हो सप्लाइड बाय डाइवर्सिटी। अगर आपको ये दिख रहा है कि एक तरफ काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर से धुआं निकल रहा है और एक तरफ ग्रीन फॉरेस्ट एरिया है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग है। अगर आपको एनवायरनमेंट दिख रहा है, सन दिख रहा है, रेस दिख रही है और कुछ इस तरीके का काम दिख रहा है, तो वो ओजोन डिप्लीशन है।
और अगर आपको सिंपली वेस्ट डिस्पोजल और ये सब दिख रहा है तो वो किसकी बात कर रहे हैं, टाइम डिग्रेडेशन है। तो ज्यादातर पिक्टोरियल में तीन ही मैंने देखे हैं, इधर इट इज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन और स्पेसिफिकली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो ये शॉर्ट नोट के बेसिस पे प्रिपेयर करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस चैप्टर। प्लीज इसको स्ट्रांगली प्रिपेयर करना। टिल देन इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, डू सब्सक्राइब इट, डू लाइक द वीडियोस एंड शेयर योर कमेंट्स, ताकि टू वे कम्युनिकेशन और मुझे भी समझ आए कि आपको कुछ क्लियर है या नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड टेक अप एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट from Indian economy 6th chapter then in the next video.